नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं राकेश टंडन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम अग्निकांड पर राजनीति तेज हो गई। बीरभूम के रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़की। लोगों के घरों में आग लगा दिया गया, जिसमें झुलसकर 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद यहां के लोग डर की वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मसले पर खुद हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट भी मांगी है। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी आमने सामने। ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर भी है। वहीं इस हिंसा पर ममता बनर्जी का कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। ममता की दलील है कि यूपी, गुजरात, एमपी में ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। ममता ने यह भी कहा है कि यह बंगाल है, यूपी नहीं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीरभूम हिंसा की कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल में बदले की खूनी पॉलिटिक्स कब तक चलेगी। ममता बनर्जी बीरभूम हिंसा पर आखिर यूपी और बाकी राज्यों की दुहाई क्यों दे रही है? क्या बीरभूम हिंसा का सच छुपाने की साजिश रची जा रही है? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। बीजेपी की 5 सदस्यों की टीम बीरभूमि पहुंची है। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने बनाई है जांच के लिए कमेटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह कमेटी रिपोर्ट भी सौंपेगी। कमेटी में बीजेपी के 4 सांसद और प्रवक्ता भारती घोष शामिल हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 मेंबर कमेटी जो बीजेपी ने बनाई है वो पहुंची है बीरभूम, और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इस कमेटी का गठन किया था और कहा था कि वहां जाइए, देखिए क्या हालात हैं, लोगों से बातचीत करिए, कौन जिम्मेदार है। वो कमेटी पहुंची है और ये कमेटी बीजेपी ने बनाई है और अध्यक्ष जेपी नड्डा को वो इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की 5 सदस्यों की टीम बीरभूम पहुंची है। लाइव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते आसছে बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में गांव के पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने लोग, निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त है। हाईकोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे तक जांच रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने गवाहों की कड़ी सुरक्षा के आदेश भी दिए। हिंसा वाली जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, हाईकोर्ट ने कहा है। जिला जज की मौजूदगी में कैमरे लगाए जाए। सीएफएसएल दिल्ली की टीम घटनास्थल की जांच करे। बड़ी खबर, यानी हाईकोर्ट भी सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है चिट्ठी में? राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता की चिट्ठी का जवाब दिया है। बीरभूम जैसी घटना के बाद मैं चुप नहीं रह सकता, यह धनखड़ साहब का कहना है। सीएम ममता ने मेरे बोलने पर नाराजगी जताई थी। मेरी इस घटना के बाद चुप रहना सही नहीं। कल ममता ने राज्यपाल धनखड़ को चिट्ठी लिखी थी। ममता ने राज्यपाल से मामले पर संयम रखने को कहा था। And disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I call upon the police and the government
to be vigilant on these aspects, to deal with the matter professionally. I have called upon the Chief Secretary to send me an urgent update on the incident. This matter makes it very difficult to resist that in the state of West Bengal, human rights are in decimation and rule of law has capsized. आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी का क्या कहना है। তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে সেজে গুজে কে কত গালাগালির কম্পিটিশন করতে পারে। যে গভর্নর হাউস থেকে আমাদের বলা হয় ওর বাড়িতে গিয়ে রেড করো, ওখানে গিয়ে করো, এখানে গিয়ে করো, এইটা অর্ডার দাও, ওটা অর্ডার দাও, সব কিছু জানি আমরা, মুখ বুজে সহ্য করি শুধু বাংলার জন্য। মনে রাখবেন বিজেপির নেতারা যে বাংলাকে দুর্নাম করে, বাংলাকে বদনাম করে, বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। आपने ममता बनर्जी को सुना, एक चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी मेरे पास है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके भी दिखा दे। ये पूरी 3 पन्ने की चिट्ठी है जो खुद वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी को लिखी है। क्या कहती है चिट्ठी आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एज यूजुअल यू हैव टेकन एक्यूस्टरी स्टैंस इन योर मार्च 22 कम्युनिकेशन एज माई रिस्ट्रेंट जस्ट रिएक्शन टू ग्रिस्ली काम was in recent memory of Rampur Hat, where reportedly the entire family of Sanju Sheikh, 6 women and 2 children were burnt alive in Boktoi village. पहला important part क्या है? Adopting diversionary tactics, you have leveled my reaction as sweeping and uncalled for the statement. In the face of such enormity, I cannot fiddle in Raj Bhavan and be a mute spectator. There would be unpardonable abdication of my constitutional duty. यानी मैं शांत नहीं बैठ सकता हूं और चुपचाप राजभवन में ये तमाशा नहीं देख सकता हूं। ये कहना है धनखड़ साहब का। एक बड़ा पैनल हमारे साथ ही, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर शुरुआती दिन से चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस आमने सामने कौन है। हमारे साथ नितिन जैन जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, रवि ओझा जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से, पार्थ मुखर्जी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे साथ आलोक सर जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर, साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टेंट एडिटर इंडिया न्यूज के। अरविंद सर आपसे ही शुरू करते हैं। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जो हम देखें कि एक वहां एक फैशन हो गया है सर, जिस तरीके से लोगों को मारा जाता है, लड़ाई होती है, दोनों पक्षों में लड़ाई होती है, उसके बाद आज जो एक घटना हुई है जिसमें आग लगा दी गई, 10 लोगों की जान चली गई, 2 बच्चे भी थे उसमें, और उसके बाद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आमने सामने, और ये चीफ मिनिस्टर का कहना कि देश में सिर्फ घटना बंगाल में नहीं हो रही है, उन्होंने जिक्र किया गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का वहां पर भी घटना हो रही है, यहां पर राजनीति ज्यादा हो रही है। अरविंद सर देखिए, अजीब किस्म का बंगाल का खेल चल रहा है और ये वायलेंस पहली बार नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी हम लोगों ने 2 लोगों की हत्या की बंगाल में ये सुनी थी, जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन इस बार चूंकि बदला फिर लेने की कार्रवाई हुई और इतने विभत्स ढंग से बदला लिया गया कि उस रोंगटे खड़े होने वाली वो घटना है, तो इसलिए फिर सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें मुख्य जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है कि जब भी अगर स्टेट अगर इतना सेंसिटिव है तो उसको इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए कि कैसे ये चीज़ें रुके। अच्छा, रोकने की जिम्मेवारी हम सब जानते हैं कि जिन राज्यों में बेहतर स्थिति है वहाँ कौन जिम्मा निभाता है, वही एसपी, कलेक्टर और उनके ऊपर सरकार। अगर सख्त निर्देश हों तो ये सब लोग, थानेदार तो बहुत छोटी चीज़ है, ये सब लोग लग जाते हैं। कहीं किसी की एक हत्या हो जाए, कहीं कोई और उस तरह की घटना हो, लेकिन इस तरह से फिर बदला लेने की कार्रवाई हो। हाँ, मैं इस पर जानना चाहता हूं। पहले एक हत्या होती है, उसके बाद ये रिएक्शन देखा जाता है, ये रिएक्शन है बंगाल में, और पहली घटना नहीं है सर। इंस्टेंस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद ऐसे 50 इंस्टेंस और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक मिलेंगे आपको। नहीं, एक तो चेन अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बार बार हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट लगता है कि सोई हुई है, ये होने दे रही है।
लेकिन ये घटना अभी जिसकी चर्चा अभी इतनी बड़ी हो रही है वो तो ये है कि एक हत्या के बाद फिर लोग गए और उन्होंने घरों को आग लगाया और जिंदा लोगों को जला दिया। तो घटना होने के बाद प्रशासन कहाँ सोया रह गया। बिल्कुल। और ठीक है, अब अगर प्रशासन कहाँ सो रहा है। रवि ओझा जी हैं टीएमसी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ। रवि जी, मैं पूरी घटना आपने देखा, राजनीति अपनी जगह ठीक है, आपको गवर्नर पसंद नहीं है, बीजेपी से आप कन्फ्रंट कर चुनाव जीत के आए, सब कुछ वाजिब है, लेकिन एक घटना का जिक्र होना और उसके बाद उसका जो कंपैरिजन है वो सीधे सीधे कर देना कि साहब उन राज्यों में भी घटना हो रही है। गवर्नर का लेटर लिखना, कहना कि मुझे आप म्यूट स्पेक्टेटर मत समझिए, आई कांट सिट बैक एट गवर्नर हाउस एंड जस्ट वॉच, आई कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। आप लॉ एंड ऑर्डर आपकी स्थिति है, कल को वहां पर मिलिट्री उतार दी जाए, कल को वहां पर दूसरी सेनाएं उतार दी जाए, उसके बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर सुधारा जाए तो आप कहेंगे साहब जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का उस पर आघात है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो शुद्ध विशुद्ध स्टेट का सब्जेक्ट है। रवि ओझा जी। जी, आप सभी को शुभ संध्या। बिल्कुल, यहाँ की जो कानून श्रृंखला की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल राज्य सरकार के अधीन है। और विधि ने जो कहा कि घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि जगहों पर भी हो रही है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इस मुद्दे का, ये घटना मैं पहले एक बात कह रही हूँ कि भयावह घटना है और दुखजनक है। किसी भी राज्य में ऐसी घटना घटे, ये नृशंस हत्या, ये दुखजनक है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को लेकर के राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, आप जमीनी स्तर पर अगर देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, यहाँ भी धर्म को बीच में डाल दिया गया, यहाँ हिंदू मुसलमान कर दिया गया। तो यह जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस वजह से दीदी को बाध्य होकर के यह कहना पड़ा। और देखिए, जो आप राज्यपाल साहब की बात रवि जी, 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, बच्चे शामिल हैं। पॉलिटिकल पार्टी अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो क्या उठाएगी? अगर इस पर भी राजनीति हो, और इस पर राजनीति होनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसमें क्या गलत है बताइए आप? एक बार भी टीएमसी सामने आती, कहती कि हाँ साहब गलत हो गया है, हम ये एक्शन ले रहे हैं, ये एसआईटी गठित कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ हो बता दीजिए आप। मेरी जानकारी में कोई एसआईटी नहीं गठित हुई है। नहीं, आपकी जानकारी में एसआईटी गठित नहीं हुई तृणमूल कांग्रेस द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठित नहीं हुई है। अरे उस एसआईटी का क्या मतलब है जब आप ही के लोग अपने लोगों को ही क्लीन चिट दिए जा रहे हैं? आपके पास भी आएंगे तो आपने कौन सा आसमान से फरिश्ते उठा करके जांच कमेटी गठित की है? आपके भी तो अपने ही सांसद हैं। आपके लोग वहां पर एक मिनट, नीति जैन एक मिनट, नीति जैन एक मिनट, आ रहा हूं आप, नीति जैन एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, आ रहा हूं। पहले एक मिनट रवि जी को बोल लेंगे। रवि जी, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं दिखा। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन स्टेट के अंदर अगर सब्जेक्ट था, इतने लोगों की जान गई, जिंदा जला दिया गया, तो कोई कुछ तो एक दिखता कि हाँ साहब ममता जी ने ये एक बड़ा स्टेप लिया। डिफेंड करना तो बहुत आसान है, आप प्रवक्ता के रूप में बैठ जाइए, डिफेंड करते रहिए, रात भर डिफेंड करेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल नहीं, डिफेंड करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। आपको पता होना चाहिए, जिस दिन घटना घटी उस दिन साथ ही साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अतिरिक्त और 9 लोग गिरफ्तार किए गए, पूछताछ चल रही है, कमेटी गठित कर दी गई है। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से कमेटी गठित की है, राज्य सरकार ने भी की है, और संज्ञान उच्च न्यायालय भी ले रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 दिन 2 दिन और देख लीजिए, अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलिएगा। हमारी मुख्यमंत्री कल जा रही है वहां, उसके बाद वहां से क्या निकल करके आता है यह तब देखा जाएगा। उसके पहले किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा देना हमारी वंशा पर, मुझे नहीं लगता कि सार्थक। ठीक है नीति जैन, आरोप सीधे आप पर भी है कि आप ही आग भड़का रही, कह रही ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी को एक एजेंडा चाहिए, एक इशू चाहिए राजनीति करने के लिए, और आप राजनीति कर रही हैं। नीति जैन, देखिए, राजनीति करने के लिए हमें लोगों की मौत के ऊपर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। और जैसे कि मुझसे पहले जो सर, अब आप मुझे बोल लेने एक मिनट रवि जी, एक मिनट, जब देखिए आप बोल रहे थे मैंने इसीलिए रोका नहीं था, मैं बिल्कुल रवि जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेंगे, जवाब आप ही को देना है। आज डिफेंडिंग चैंपियन आप ही है, मैं आपको कहूंगा, सारे सवाल आप ही की तरफ आएंगे। नीति जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि बंगाल में ऐसी हिंसा हुई है, और आप बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाइए, हम लोग इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। भैया, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी उस पे अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी है वो दिखा दीजिए। उस पे कोर्ट की, एनएचआरसी की सारी रिपोर्ट्स जितनी आई है वो सब मेरे पास लिस्टेड है। मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी
की रिपोर्ट ने कहा था कि वहां पर लॉ ऑफ रूलर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, और ये कोर्ट और एनएचआरसी सब लोग वहां पर बोल चुके हैं, और अभी तक आपका कोई एक्शन इस हिंसा के लिए हम लोगों को दिखाई नहीं दिया है वहां पर। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं और 2-3 दिन बाद आप क्या करेंगे वो हमको नहीं पता। वहां के जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि टीवी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इससे आग लग गई। तो बाहर से कुंडियां किसने लगाई? वो लोगों ने बोला कि भाई बाहर से कुंडी लगा दो, हम अंदर बैठकर शॉर्ट सर्किट करेंगे और आगे लग जाएंगी। वहां पर जो फायर ब्रिगेड की वैन गई वहां पर उसको आग बुझाने नहीं दिया गया, और ये वहां के नेबर्स का बोलना है। वहां के जो पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि हम बचाने नहीं जा सकते थे, और ये टीवी की रिपोर्ट्स बता रही हूं, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बता रही हूं, ये मीडिया चैनल्स ने ही बोला है कि वहां पर लोगों ने बोला कि हम बचाने जाते तो हमें भी मार देते उठा के। ये वहां पर दहशत का माहौल है जो आपकी पार्टी ने वहां बनाया हुआ है। ठीक है रवि जी, क्विक और रिस्पॉन्स। आप हमसे सवाल पूछ रहे हो और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जवाब दीजिए और फिर एक सीबीआई की जांच इस पर। रवि जी जवाब दीजिए, आरोप बड़ा है नीति का। बातें कहीं भी इधर उधर नहीं की है मैंने। शो खत्म होगा, रिकॉर्डिंग उठा करके देख लीजिएगा, जो मुद्दे कहेगा उन मुद्दों पर ही मैंने बात की। आपने बात पोस्टफुल वायलेंस की है, आपको बात एक बार दोष की भी करनी चाहिए थी, फिर आप बोलेंगे कि मैं इधर उधर भटक रहा हूं। बिल्कुल, आप इधर उधर ही भटक रहे हैं रवि जी। आप मुझे डायरेक्ट जवाब ये दीजिए कि आप मुझे 2-3 दिन रुकने के लिए बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतने महीनों में जो पोस्टपोल वायलेंस हुई उस पर आपने क्या 11 गिरफ्तारियां क्या आपके लोगों ने वहां पर जो भी कुछ किया था किसी एक को भी आप अरेस्ट कर पाए? बहुत से लोग अरेस्ट हुए थे, बहुत से लोग अरेस्ट हुए थे। भाई साहब, आपकी पार्टी के जितने लोग हैं वहां पर। रवि जी सीधा सवाल है, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था उस पर अभी तक कार्रवाई क्या थी? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि साहब वायलेंस रुक ही नहीं रहा है, तो कोई ना कोई तो जवाब देगा। सरकार आपकी जवाब आपको देना है, या आप कह दीजिए कि साहब हम नहीं संभाल पा रहे हैं, आप देख लीजिए। और ये कहना कि 2-3 दिन रुक जाइए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ एक शब्दों अरे आप इसको इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? आपने बाकी फोटोज नहीं देखे, वीडियोज नहीं देखे। सर, कोई नॉर्मल आदमी उन वीडियोज को देख नहीं सकता। इस तरीके से जले हुए हैं कि आदमी था, औरत की पता नहीं चल रहा है देखकर। नीति जी 20 गिरफ्तारियां हुई हैं कि नहीं? कार्रवाई इसको नहीं कहते हैं। फांसी चढ़ा दिया जाए तुरंत संग के संग, बिना संज्ञान ले लिए कि किसने किया है, इसी को कार्रवाई कहते हैं। गोली मार दिया जाए। अरे सर, आप लोग यहाँ पर सुबह से बैठकर और जो वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, सर हाथरस का जो नीति जी हाथरस में क्या किया था आपने? पेट था, मैंने जवाब दिया था, जवाब दीजिए। जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि टीवी का शॉर्ट सर्किट हो गया था, हाउ इज ही इन्वॉल्व्ड? संघ के संग 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारी नेत्री जा रही है वहां पर संज्ञान लेने के लिए। पूरे की पूरी घटना का पीड़ित परिवारों से मिलेंगी वहां पर वो। सर, आप जितना हल्के में इस इशू को ले रहे हो ना, वो आपके सिर्फ बयानों से पता चल रहा है। ये कहना कि 2-3 दिन रुक जाइए, कुछ हो जाएगा। एक बार पार्था मुखर्जी को भी रोपिन करते हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ है। पार्था, जो ये स्थिति है, ठीक है, आ रहा हूं नीति, आ रहा हूं आपके पास। एक बार पार्था को ले आते हैं बहस पे। पार्था, ये जो स्थिति है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से, आप कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी हुई है इस पूरे मामले पर? आज हमने देखा लोकसभा में बीजेपी के जितने एमपीज थे बंगाल के, वो खड़े हुए, उन्होंने वायलेंस को लेकर लगभग 1:30 और 2 बजे के बीच में खूब हंगामा किया, अपनी बातें रखी। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि ये जो वायलेंस है, खून खराबा है, ये बंगाल में नहीं रुक रहा है, चुनाव के पहले से शुरू हुआ है, अब तक कंटिन्यू है, और बदले की राजनीति चल रही है बंगाल में। हाँ, सबका नमस्कार। देखिए, काल ही हमारा लोकसभा का जो नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग 355 की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं आज, जितना बकिया हुआ, पहले देखिए तृणमूल को जब ये बात आया सामने, तृणमूल कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले कि एक टीबी ब्लास्ट से ये बात होगी। अब बताइए, टीबी में तो कोई आरडीएक्स रहता नहीं कि इतना आदमी, 10-12 आदमी एक टीबी ब्लास्ट होने के कारण मर जाएंगे। उसके बाद जब कलकत्ता में जब सांबादिक लोग पूछे, तब पार्टी की ओर से जो मेन जो उनका प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का विवाद है, ये कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है। उसके बाद जब नेताओं छोड़ करके जब मंत्री लोग जब बोलने लगे, उन्होंने बोले कि ये हमारा सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मतलब एक घटना को लेकर के 3 तरह का बयान, ये स्थापित करता है कि कोई पीछे एक जो राज है उसको छुपाने का बात चल रहा है।
मैं आपको एक बकाया बता रहा हूं, असली बात बोल दिया बहादुर शेख का जो वाइफ है, उन्होंने टीवी के सामने, सबके सामने। बहादुर शेख तो परसों मरा, उनके उससे 1 साल पहले उनका अपना दादा बहादुर शेख का भी निधन हुआ था। और बहादुर शेख का वाइफ का यह कहना है कि जिन जिन आदमियों ने ये बहादुर शेख का मर्डर किया था, वही सेम आदमियों ने आके बहादुर शेख का भी मर्डर किया। और इन लोगों के खिलाफ पिछले 1 साल से ये लोग बोलते आ रहे हैं कि ये लोग को पकड़ लीजिए, ये लोग नहीं तो हम लोग को भी मार डालेंगे। लेकिन उनका कहना है, उनका बीबी का, कि ना पार्टी ने कुछ किया ना प्रशासन ने कुछ किया। देखिए, सबसे दुख का बात यह है कि पिछले जमाने में बंगाल में जो होता था वो 2 पार्टियों के बीच लड़ाई होता था। सीपीएम के साथ सीपीएम के खिलाफ जो होता है उन लोगों के बीच लड़ाई होता था। लेकिन यहां पर जो हो रहा है अभी बंगाल में, ये रामपुर हाट में खास तौर पर ये तृणमूल कांग्रेस का बीच का लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। अब देखिए, इसका आप पिछले 10 दिन में बंगाल में ये लेकर के 37 आदमी का मौत हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस के कारण। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपना तृणमूल कांग्रेस का अपना जो काउंसिलर है अनुपम दत्ता, उनको मर्डर हुआ है। आप सोच लीजिए बंगाल का पॉलिटिक्स कहां तक पहुंच गया कि एक म्यूनिसिपैलिटी में ना 20 सेकंड। एक बार अरविंद सर को लाते हैं। अरविंद सर, आपने जो तीनों आ रहा हूं सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। अरविंद सर को एक बार लाते हैं। अरविंद सर, आपने लंबे समय तक पॉलिटिक्स देखी है, स्टेट की पॉलिटिक्स देखी है। बंगाल में पहले भी ठीक है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स बंगाल की मानी जाती है, वहां के लीडर्स एग्रेसिव माने जाते थे। लेकिन अब जो हो रहा है, खास तौर से इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले और अब तक, इसको कैसे देख रहे हैं और इसका अंत क्या है? अरविंद सर, देखिए, ये जो पार्थ मुखर्जी कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। और बंगाल में हिंसा को, जब कम्युनिस्टों का शासन था तब हिंसा हुई बड़े पैमाने पे, और उसको एक थ्योरेटिकल रंग रूप दिया जाता था कि कोई संशोधनवादी है, कोई पार्टी विरोधी काम करने को आ रहा है। लेकिन अब जो हिंसा हो रही है ये पर्सनल मामला बहुत ज़्यादा है। और पर्सनल माने पावर के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाके कोई किसी को मार दे रहा। तो पावर में आने जाने की ताकत अगर वायलेंस से ही मिल रही है, बाकी थ्योरी और पॉलिटिकल काम और इन सब चीज़ का ख़त्म हो गया है पोजीशन। अब पार्टी इस पे जज किसी को नहीं कर रही है कि कोई थ्योरेटिकली कितना स्ट्रांग है, पार्टी के लिए कितना काम कर रहा है, पार्टी के जो ऑर्गन्स हैं, मास ऑर्गन, उनमें कितना काम कर रहा है। इसकी जगह ये देखी जा रही है कि किसकी ताकत कितनी है, नहीं, कितनी हिंसा कर सकता है। अरविंद सर, पार्था जी ने एक बात बोली जिससे शायद मैं मतलब मेरी जानकारी से थोड़ा बाहर की है, उस पर आप ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी है। वही मैं कह रहा हूं। ये अपने आप में एक नई चीज है। नहीं, टीएमसी वर्सेस टीएमसी एग्जैक्ट ना भी हो तो बाकी पार्टियों के लोगों को भी सारी मार काट जो है वो सिर्फ सत्ता, पैसा, पावर, और वो ऊपर चढ़ रहे हैं तभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफी में किए जा रहे हैं। पहले एक सिद्धांत का आड़ था, एक संगठन का आड़ था, रिविजनिस्ट है, पार्टी विरोधी काम कर रहा है। आज के तारीख में अब बंगाल में वो गिनती खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ ये है कि ये ताकत देता है, वायलेंस जो है वो कुछ खास लोगों को, तो मतलब जो पैरामीटर है पॉलिटिक्स का वो वायलेंस ही माना जाए। वही अब जो कहीं पैसा है तो कहीं ताकत वायलेंस से आ रहा है। ठीक है। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बंगाल के लिए कि पढ़े लिखे समाज, जहां पढ़ाई की इज्जत सबसे ज्यादा थी, जहां ज्ञान की सबसे ज्यादा पूजा होती थी, उस बंगाल में वायलेंस की पूजा होने लगे और उसको ताकत मिलती जाए। ठीक है। रवि ओझा जी, जो पार्था जी ने कहा, अरविंद सर ने कहा साहब, जो जितनी आग लगाएगा उसकी राजनीति उतनी चमक जाएगी। रवि जी, देखिए, ऐसा है कि हर चीज को देखने का जो नजरिया होता है वो हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है। जो चीज 9 है आपको 6 दिख सकती है, मुझे 9 दिख सकती है। ये भी हो सकता है। ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी कह रहे हैं, मैं खुद तृणमूल कांग्रेस में हूँ और तृणमूल कांग्रेस में एक छोटा सा पदाधिकारी भी हूँ। ये चीज मुझे होती हुई नहीं दिखती। अभी भी जो घटनाएं घटी है पिछले कुछ दिनों में, यह जांच का विषय है। जांच हर एक घटना के ऊपर में चल रहा है। तो जब तक जांच का फल सामने नहीं आता है तब तक किसी भी मुद्दे पर बोलना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। नहीं रवि जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना कि अब बंगाल की पॉलिटिक्स जो है, जो पार्था जी ने बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा पॉलिटिकल आरोप है कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितनी आग लगाएगा, वो राजनीति में उतना ऊपर जाएगा।
अब इसके बारे में इसका विश्लेषण खास तौर पर पार्थो मुखर्जी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका शायद अध्ययन उन्होंने करके ही रखा कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा राजनीति में उसका कद उतना ही बड़ा होगा। मेरी समझ में ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं या जो वाक्य उन्होंने कहा है, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है बंगाल के। ठीक है पार्थो जी, 1 मिनट है, फिर हेडलाइन लेना, एक बार अपनी बात पूरी करिए, उस समय रोका था आपको। मेरा और जो कहना है कि देखिए बंगाल में 1 हफ्ता पहले एक चीज घटी जो शायद हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया भी नहीं घटा। एक म्यूनिसिपैलिटी में तृणमूल को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी वार्ड। उधर एक मर्डर हो गया, तपन कांदू बोल करके हमारा एक काउंसिलर है, उनको मर्डर कर दिया, जिस मर्डर को बोला जा रहा है कि दिस इज मर्डर फॉर मेजॉरिटी। आप सोचिए बंगाल का राजनीति का हालत कहां पर पहुंच गया। एक मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए एक जीते हुए काउंसिलर को मर्डर भी करना पड़ रहा है। इतना तक हम लोग पहुंच गया है, ये मेरा कहना था। ठीक है, आप उस मर्डर को प्रूव कर पाए कि तृणमूल कांग्रेस ने करवाया है? अरे सर, मैंने थोड़ी बोला कि तृणमूल में वायलेंस भी ये कहकर चले गए कि आप ठीक लोग है, प्रूव आप करिए कि सबको हमारे सिर्फ लोगों ने 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। आप सब मेहमान हमारे साथ अरे रहिए, आप आप- समझेंगे कि बंगाल की हिंसा कहां तक पहुंची है, ये आग क्यों लगी हुई है, क्या ये राजनीति के बदले है और क्या वहां टीएमसी वर्सेस टीएमसी है, और ये आग कैसे शांत होगी, ये समझेंगे अपने पैनलिस्ट से। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पैनल की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने किस तरह से ममता सरकार पर हमला बोला है। दिलीप घोष जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिलीप जी, जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया उनकी कार्यप्रणाली पर? बिल्कुल जी, जिस सरकार को लोगों ने बहुमत से जिता करके सरकार बना कर दिया है, 1 साल भी नहीं चल पा रहा है। पोस्ट पोल वायलेंस में हमारे लगभग 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, लगभग 80,000 लोग बेघर थे, 25,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अभी भी लोग गांव आ नहीं पाए, व्यवसाय खत्म कर दिया गया, जानवर लूट लिया गया, घर पर आग लगाया गया। उसी प्रकार घटना दोबारा घट रही है एक बीरभूम जिला जहां सबसे ज्यादा हिंसा और भ्रष्टाचार है। बंगाल की समाज को राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, सामाजिक हिंसा से पूरा प्रभावित किया गया है। ममता बनर्जी पूरा देश में घूम रहे हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन बंगाल को संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी हमलावर है, सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। नीति जैन के पास चलेंगे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। नीति, आपने बात सुनी, पार्था का एक अपना कमेंट है, एक अपनी सोच, उनका कहना है कि ये पावर टसल है, विद इन पार्टी आउटसाइड पार्टी। आप लोगों का कहना है कि लगातार जो एक बदले की राजनीति है वो चल रही है, लेकिन सफर पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे हैं। आप देखिए, हर तीसरे दिन एक हेडलाइन होती है कि पॉलिटिकल राइवलरी में फला व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस पर कहीं तो रोकथाम लगेगी। अब तो चुनाव भी नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव में भी काफी वक्त है। चुनाव हो तो हम लोग समझते हैं कि साहब चुनाव के वक्त ये सारी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो कोई चुनाव दूर दूर तक नहीं है पश्चिम बंगाल में। नीति, नीति आप एक बार अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये देखिए कि सिर्फ बंगाल ही के चुनाव में क्यों हिंसा हुई। अभी यूपी का चुनाव खत्म हुआ है, वहां कहीं हिंसा की खबर आई नहीं आई। इसीलिए इस बात को बार बार उठाया जा रहा है कि जो बंगाल की हिंसा है वो वन ऑफ नहीं है, और पहले ये पार्टीज के बीच में होता था। अभी थोड़े दिन पहले शायद कांग्रेस ने भी बोला था, जो अभी पार्था जी ने भी बोला कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी हमला किया गया। ये इनकी इंटरनल राइवलरी है जो कि वहां से खबर आ रही है, जो इनकी अपनी अपनी लॉबीज बनी हुई है अपनी आपस की राइवलरी को सुलझाने के लिए। अब वहां पे जो बंगाल की जनता है उसके ऊपर भी इतने ज्यादा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, जो वहां की वीडियोस और फोटोज आ रही है, किसी नॉर्मल आदमी के लिए उसको देख पाना भी बहुत आसान नहीं है कि वहां पर कोई एक महिला है जलने के बाद। ठीक है, एक सवाल उठाया आपने, वो भी पता नहीं चल रहा है इतनी बुरी तरीके से। एक बार रवि ओझा को रखिए स्क्रीन पर, बीजेपी प्रवक्ता रवि ओझा, माफ करिएगा टीएमसी स्पोक्स पर्सन रवि ओझा। रवि, देखिए ये जो एक इंटरनल आप कह सकते हैं टसल है, नीति भी वही बात कह रही है, पार्था जी भी वही बात कह रहे हैं, अरविंद सर भी वही बात कह रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लीन चिट देता हूं, आप तो पहली बार आज हमारे साथ बैठे हैं, अच्छा बोल रहे हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन क्या बंगाल की पॉलिटिक्स में ये बदलाव आया है? हमने पहले भी देखा था एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, लेकिन अब क्या ये चीजें आई हैं और आई हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है बंगाल में राजनीतिक को? रवि जी, और पहली बार नहीं बैठा हूँ विधानसभा में। विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार आप लोगों के साथ में मुखातिब हुआ,
और देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसको इंटरनल टसल इनसाइड और आउटसाइड पार्टी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, एक घटना घटी है, भयावह है, जिसके ऊपर में जांच होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, और कड़ी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, कौन एक करेगा घटना, जांच? मैं ये मानता हूं, देखिए जो घटना है वो घट सकती है, मैं उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि एक बार घटना नहीं हुई है और कोई ऐसा ठोस कदम बंगाल सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है। एक घटना घटी है, आप जांच कर रहे हैं, कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, कुछ ना कुछ नतीजा आएगा ही आएगा, लेकिन एक रिपीटेड होने लगी। एक बार आदमी से गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, चौथी बार आप करेंगे तो आप रेगुलर ऑफेंडर ही कहलाएंगे, जो एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है। तो आप देखिए कि सरकार के रहते हुए भी, और मेजॉरिटी वाली सरकार है, और परिपक्व नेता है ममता बनर्जी, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई नया नया मामला हो, सीजन पॉलिटिशियन, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आज एक बात देखिए, आज सबसे ज्यादा परेशान इन सवालों से यदि कोई होगा तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी होंगी, जिनके ऊपर सीधे उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल मुख्यमंत्री का दौरा है, वहां का बीरभूम का रामपुर हाट का, कल मुख्यमंत्री जा रही है, उसके पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और हमें पूरी उम्मीद है, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, पश्चिम बंगाल राज्य का एक साधारण सा नागरिक होने के नाते, मैं हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मेरी 2 पीढ़ियां यहाँ रही हैं, और इस नाते मुझे पश्चिम बंगाल की नेत्री में आस्था है कि कल जब वो वहां जाएंगे, वहां दौरा करेंगे, उसके बाद कुछ पुख्ता कदम हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद से सारी चीजें रुकने लगेंगी। और नीति जैन जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत देर से पोस्टपोल वायलेंस के बारे में बात कर रही हैं, मैं इसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार आपको चुनाव के पहले दिलीप घोष जी जो मंचों पर खड़ा होकर कहा करते थे कि चुनाव जीतने के बाद में हम गोलियां गिरेंगे और फिर लाशें गिरना, उस समय एक बार फोन करके दिलीप घोष जी को भी समझा देना चाहिए था कि बंगाल की सबसे सामला भूमि पर आपको ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। जब आपके कार्यकर्ता गलियों में घूम घूम करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, अरे मेरे भाई, ये बातें किसने करी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ जो हुआ वो कोर्ट और एनएचआरसी और पूरे देश ने देखा। जो हुआ, अरे आप जो हुआ उस पर तो जवाब दो। आप बोल रहे हो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो क्यों बोल दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे कि वहाँ जो हुआ उसमें आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके नेता कहते हैं मार गोली, अरे जो वहाँ हुआ उसका एक्शन वीडियो देखिएगा, बताइए ना किस पर एक्शन लिए। हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की वहां जान गई, आपके एक कार्यकर्ता को आप अरेस्ट नहीं कर पाए, और ये आप मुझे बोल रहे कि कल जाएंगे तो वहां पर कुछ होगा। गिरफ्तारियां हुई हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर बैठ करके राय मत बनाइए, और आपके नेताओं ने मुख्यमंत्री को भी कहिए कि पश्चिम बंगाल में रहे और कुछ काम करे, पूरे देश में घूमे ना, काम कर रही है, पूरे देश में घूम रही है, वहां कुछ संभाल नहीं पा रही है। आप लोगों को भगा दिया गया, काम ममता बनर्जी कर रही है, प्रकल्प ममता बनर्जी दे रही है, लोगों के साथ ममता बनर्जी खड़ी है, जो काम कर रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इतनी बड़ी फौज की टिकट को नकार दिया। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक चीज है, आप लोगों की सत्ता में नहीं आ पाई, इतनी कोशिश करने के बाद भी आपके पास जो वहाँ हिंसा हो रही है उसका जवाब है। चलो आपको बिठाया वहाँ पर, आप कर क्या रहे हो? अरे कमेटी आपको बिठाया, आप कर क्या रहे हो? वहाँ पर सिर्फ लोगों को मार ही तो रहे हो। चाहती हैं गोली चलवाया जाए? सर, आपका जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपके जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो वहाँ के सबसे बड़े गुंडे बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हो वो बताओ। और जब तक उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हो, वहां पर आपकी कोई भी बायस जांच होगी, कोई भी इंडिपेंडेंट जांच नहीं होगी। उसके लिए आपको सीबीआई को वहां बुलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप वहां पर दिखना चाहते हो कि वहां पर एक्चुअली कुछ हो रहा है, तो वहां पर आपको साइड होना चाहिए। सीबीआई आए। केंद्र सरकार में कौन है? सुरेंद्र अधिकारी जी ने केंद्र सरकार ने वहां से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार को जो करना है वो कर रही है, उसमें आपको उठाने की सवाल जरूरत नहीं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये एक चीज आई है, ठीक है रवि, शॉर्ट में आंसर, फिर एक बार पार्था के पास भी चलना है। रवि, ये अगर जांच पर भरोसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पर, तो क्या आप लोग ओपन हैं कि ठीक है आप सीबीआई से जांच करा लिए? ये भी एक डिमांड उठ रही है, दूध का दूध पानी का पानी। बोल दीजिए साहब, आज करा लिए सीबीआई की जांच, क्या दिक्कत है? चलाइए इसको। सर मैं एक बात क्या कह रहा हूँ आपसे कि कल एक मिनट, मैं यही बात कह रहा हूँ, इसको हेडलाइन पे चलाइए कि वहाँ के प्रवक्ता बोल दिए हैं कि सीबीआई को भेजिए, हम जांच करवाएंगे। नीति जैन जी सुन लीजिए पहले,
आप भगवान हो सर, सुन के- पहले ही बोल देती है सब कुछ। नीति जी एक बार सुन तो लीजिए, आप ही ने डिमांड रखी है, उससे मैं शायद बोल दी है। सीबीआई की डिमांड नीति जी आपने रखी है, एक बार सुन लीजिए रवि जी क्या कह रहे हैं। रवि बोलिए। अंतर्यामी मत बनिए। ऐसा है कि कल मुख्यमंत्री जा रही है, मुख्यमंत्री जी जाकर के वहां का दौरा करेंगी, उसके बाद में क्या निकल करके आता है कल शाम को 5-6 बजे का एक और शो ठीक है, मतलब कल तक वेट करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। एक बार पार्था के पास चलते हैं। पार्था, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, सीबीआई जांच की मांग हो रही है बार बार। यहां तक लोग कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए वहां, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा है तो। गवर्नर नाराज है, गवर्नर और मुख्यमंत्री में कन्फ्रंट पहले दिन से चल रहा, आज भी चलता रहेगा। स्टेट कब तक सफर करेगा? पार्था, देखिए पहले बात है कि हमारा देश है एक गणतंत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है, तो उसका कुछ खासियत होता है। एक खासियत होता है कि जब कोई वाकया होता है आप डिनायल मोड में मत रहिए। तृणमूल कांग्रेस का जो समस्या हो गया कि जहां पर जो भी हो रहा है ये लोग पहले बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हम लोग इसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है, मतलब कि एक डिनायल मोड जो गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा बात जो है कि हर चीज को इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका हिसाब से मत नापिए। इलेक्शन में आप लोग जीत गए, ठीक है, आप लोग जीतते रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ वाकया हो रहा है ये इलेक्शन का जो फल है उसका हिसाब से देखा जाए। देखिए सबसे बड़ा बात है ये जो खेला होबे, ये जो खेला होबे का जो बात है, ये एक डेमोक्रेसी में ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेला जब अंत होगा आप देखिएगा ये सीटों का गिनती से उसका हिसाब नहीं आएगा, उसका हिसाब आएगा लाशों का गिनती से। यही समस्या है खेला होबे का। ठीक है, एक बार अरविंद सर को लाते हैं। अरविंद सर, आपने सुना एक बीजेपी कह रही है साहब सीबीआई करा लीजिए, रवि ओझा टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कल तक इंतजार करिए, एक बार ममता का दौरा होने दीजिए। पार्था एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं कि ये जो खेला होबे वाला फ्रेज था, वो खेला होबे राजनीति पे खत्म नहीं होगा, वो लाशों की गिनती से खत्म होगा। अरविंद सर, देखिए ये असल में तृणमूल को दोष लगाना पर्पज नहीं है, लेकिन शासन में अगर वो हैं और इतनी घटनाएं होती जा रही हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी पर तो जाएगी ही। और अगर मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आया है और उसकी ऐसी व्याख्या नीचे के लेवल तक गई है तो मुख्यमंत्री को ऐसे बयान पे सावधानी रखनी चाहिए। यही बात मैं राज्यपाल के लिए भी कहूँगा कि राज्यपाल अगर जांच बैठी नहीं कि उस जांच को कह दें कि ये फार्स जांच है, और उसके बाद एक्टिव जिस किस्म से राज्यपाल हो रहे हैं हर बात में बंगाल में, वो भी लगता नहीं है कि जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, या उनका पर्पज सिर्फ बंगाल के लोगों की परेशानी है। जो जिम्मेवारी उनको मिली है उतने भर पे इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। जो बेचैनी वो दिखा रहे हैं वो भी कुछ ऊपर जरूरत से ज़्यादा है। तो यही पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना और गवर्नर की ऐसी सक्रियता, असल में यही पॉलिटिक्स है। बाकी पार्टियां जो कर रही हैं कि जांच और शोर मचाना, वो करना डेमोक्रेसी में बहुत ही स्वाभाविक है, और ऐसी घटना पे कोई ना बोले। हाँ, तो सर ये जो कन्फ्रंटेशन है बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये तो जारी है, क्या इसमें भी हस्तक्षेप होना चाहिए दिल्ली से? इस लेवल पे कन्फ्रंटेशन ना चला जाए कि ये 3-3 पेज की चिट्ठी लिखनी पड़े गवर्नर साहब को और कहना पड़े कि साहब मैं म्यूक स्पेक्टेटर के रूप में नहीं बैठ सकता, सीएम बात ना करें, ट्विटर ब्लॉक कर दें। ये भी तो फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये भी तो गणतंत्र के परिभाषा में कहीं नहीं लिखा हुआ था। इंटरेस्टिंग, मैं नहीं कहूंगा कि साहब गवर्नर साहब गलत है या चीफ मिनिस्टर गलत है, मैं नहीं कहूंगा, ये तो आकलन की बात है, लेकिन इसका कहीं समाधान तो होना चाहिए। दिल्ली इसीलिए तो बना था कि अगर स्टेट में कोई दिक्कत है तो कम से कम यहां के लोग उसको सॉल्व कराएं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब 355-56 पे बहस हो रही है तो लगभग ये सारी मुश्किलें उठाई गई हैं, लेकिन अंबेडकर ये कह के उस बहस को खत्म करते हैं कि हमारे जो भी प्रतिनिधि वहां होंगे तब इन पदों पे वो इतने जिम्मेवार लोग होंगे कि अपनी जिम्मेवारी समझ के। अरे सर, यही रोकूंगा, वक्त की कमी है। आप सब आए देश का सवाल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश का सवाल में हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर बंगाल में जो राजनीतिक डायलॉग चला था खेला होबे, वो सिर्फ चुनाव तक था, लेकिन आज लोग मान रहे हैं कि खेला होबे अभी भी जारी है, लाशों की गिनती अभी भी जारी है, और एक इंटरनल टसल बन गया है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए खेला होबे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।
न्यूज।